हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप क्लास 11th या 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने व्यूज जरूर दिया करिए आप, ठीक है। कमेंट में अपने व्यूज आप देते हैं तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो हम डिस्कस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो उसमें जो चैप्टर 6 है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हमने प्रीवियस चैप्टर 5 में पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमने 3 तरह के मेजर्स पढ़े थे, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो प्रीवियस चैप्टर आप देख लीजिएगा कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन क्या होता है या मोड क्या होता है, तो आपका वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये चैप्टर देखने आइएगा 6 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्टली 6 चैप्टर पे आ जाओगे और 1 to 5 चैप्टर छोड़ दोगे तो आपको काफी कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप चलिएगा। चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 2 देखिए, उसके बाद 3, 4, 5 देखने के बाद ही चैप्टर 6 देखेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो दिखेगा, उसमें क्लास 11th स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है या डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन का मतलब इतना सा है कि अभी तक क्या करते थे हम, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन निकालते थे। मीन कैसे निकालते थे हम, कि कोई वैल्यू दी होती थी, कोई डेटा दिया होता था, तो उसका हम टोटल निकाल लेते थे और उससे हम नंबर ऑफ टर्म्स पे उसको डिवाइड कर देते थे, तो ओवरऑल उसका एवरेज निकल आता था, ठीक है। तो होता क्या था कि वो जो मीन निकलता था या एवरेज निकलता था, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा निकलता था, जो एक वैल्यू निकलती थी वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती थी, या फिर उसी के बेस पे हम पूरे डेटा को मान के चलते थे और आगे उसी से हम आगे के प्रोसेस करते थे। मीन, मीडियन, मोड जो भी निकल के आता था हम ये मान के चलते थे कि वो पूरे डेटा की एक वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन में हम ये समझेंगे कि हमारा ये जो डेटा है इनमें आपस में कितना डिफरेंस है, मीन्स ये आपके डिफरेंस की बात करता है। डिस्पर्जन हमें बताता है कि हमारा ये जो डेटा दिया हुआ है या जो वैल्यूज दी हुई है इनमें आपस में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा, अगर हमें इस चीज का जवाब पाना हो तो ये हमें डिस्पर्जन से पता चलता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से हम और अच्छे से समझते हैं कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है या डिस्पर्जन पढ़ने की जरूरत स्टैटिक्स में क्यों पड़ी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 लोग हैं, ए और बी, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ए और बी 2 पर्सन है, उसमें से जो ए है उनकी सैलरी, ए है जो उनकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 4K है यानी 4000 है, ठीक है, एक मंथ में। और सेकेंड टाइम में उनकी सैलरी 5K है यानी कि 5000 है। और अगर हम बी की बात करें तो बी की सैलरी 4000 है और एक टाइम में उनकी सैलरी 7000 है, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल करते हैं तो 5 4 9 हो जाता है, यानी 9000 टोटल आ रहा है। और 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.5। तो 4.5 हमारा मीन निकल के आया है यानी एवरेज निकल के आया है, ठीक है। और अगर हम इसका देखें तो इसका 7 4 11 होता है, और 11 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 11 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो मीन आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में मीन हमारा डिफरेंस आ रहा है, और जबकि अगर हम देखें तो इसमें केवल 1 का डिफरेंस है दोनों की सैलरी में और इसमें ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा का है या फिर ये दोनों वैल्यूओं के बीच में और हमारे मीन में क्या डिफरेंस है, तो अगर हमें इन सब चीजों का मतलब समझना है तो हमें डिस्पर्जन पढ़ना होगा, ठीक है। मीन्स डिस्पर्जन हमें बताता है कि इन आपस की वैल्यूज में क्या डिफरेंस या क्या फैलाव है, ठीक है। तो आई होप आपको डिस्पर्जन का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम एनसीईआरटी की बुक में भी देख लेते हैं कि डिस्पर्जन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हाउ टू सम अप द डेटा, कि हम सम अप डेटा को कैसे करते हैं या सिंगल वैल्यू से हम अपने पूरे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दैट वैल्यू डज नॉट रिवील द वेरिएबिलिटी प्रेजेंटेड इन द डेटा। तो वो जो वैल्यू हमारी निकल के आती है, जो मीन, मीडियन, मोड निकल के आता है, वो पूरी तरीके से हमारी हर वैल्यूज को
नहीं रिप्रेजेंट कर पाता। ठीक है, ये फैक्ट है कि हमारी पूरी वैल्यूज को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, वो ओवरऑल एक वैल्यू होती है, वो पूरे डेटा को सही तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर पाती। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम वो मेजर्स पढ़ेंगे जो हमारी वैल्यू को और ज्यादा क्वांटिफाई कर पाए या फिर मेजर्स हमारी वैल्यू को और ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि थ्री फ्रेंड्स है, राम, रहीम और मारिया। तो तीन दोस्त हैं, राम, रहीम और मारिया, जो कि चैटिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे चाय पी रहे हैं। ठीक है, कप ऑफ टी। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर फैमिली इनकम। तो आपस में बात करते हुए अपने परिवार की इनकम की बात करते हैं। ठीक है, तो राम टेल्स दैट देयर आर 4 मेंबर्स इन हिज फैमिली। तो राम कहता है कि उसके परिवार में 4 लोग हैं और उनकी एवरेज इनकम पर मेंबर 15,000 है। ठीक है, रहीम कहता है कि उसके एवरेज इनकम सेम है राम के जितनी। ठीक है, तो द नंबर ऑफ मेंबर्स इज 6, लेकिन उसके यहाँ परिवार में 6 लोग हैं, जबकि राम के यहाँ 4 लोग हैं, उनकी एवरेज इनकम 15,000 है, और रहीम के यहाँ 6 लोग हैं और उनकी भी एवरेज इनकम 15,000 ही है। अब मारिया की बात करें तो मारिया कह रही है कि मारिया सेज दैट देयर आर 5 मेंबर्स इन हर फैमिली। इनकी फैमिली में 5 लोग हैं, आउट ऑफ विच 1 इज नॉट वर्किंग, जिसमें से एक आदमी कोई काम नहीं करता। और सी कैलकुलेटेड दैट द एवरेज इनकम इन हर फैमिली टू इज रुपीज 15,000, और इनकी भी एवरेज इनकम 15,000 है। यानी परिवार की संख्या ज्यादा कम है तीनों लोगों में, लेकिन जो एवरेज इनकम है तीनों लोगों की वो 15,000 ही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दे आर अ लिटिल सरप्राइज सीज दे नो दैट मारियाज फादर इज अर्निंग अ ह्यूज सैलरी। तो वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि मारिया के फादर तो ज्यादा सैलरी अर्न करते हैं, फिर भी उनका एवरेज इनकम 15,000 कैसे आ रहा है। तो दे गो इनटू डिटेल्स, तो फिर वो उसकी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब ओवरऑल डेटा देखते हैं। तो फैमिली इनकम यहाँ पे तीनों लोगों की लिखी हुई है, राम, रहीम और मारिया। तो राम की जो है 17,000 है, फिर 7,000 है, और फिर मारिया की 0 है। उसके बाद मतलब फैमिली के एक पर्सन की। फिर दूसरे पर्सन की बात करें तो ऐसे 14, 16, 18 है, अलग अलग फैमिली के अकॉर्डिंग। इनकी 9 फैमिली में 9 लोग हैं तो 9 लोगों की इनकम दी हुई है। इनके में 5 लोग हैं जिसमें से एक को कुछ नहीं मिलता तो उसकी इनकम 0 दी हुई है, बाकी सबकी फैमिली की इनकम दी हुई है। और अगर हम टोटल देखें तो टोटल इनकम जो है राम की 60,000 आ रही है, रहीम की 90,000 और मारिया में 75,000, और इनका एवरेज निकालें तो दोनों का 15,000 ही आ रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों का अर्थमेटिक मीन या एवरेज सेम आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो इन लोगों के आपस में जो इनकम का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। तो इसी डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, इसी अंतर को अच्छे से या इस डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम क्या पढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि ये चैप्टर पढ़ने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। डू यू नोटिस दैट द एवरेज इज द सेम। तो हमने नोटिस किया कि एवरेज सेम है, जबकि डिफरेंस बहुत जाता है इंडिविजुअल की इनकम में। ठीक है, डिफरेंस बहुत है इनकम में सबकी, लेकिन एवरेज तीनों का सेम आ रहा है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट एवरेजेस ट्राई टू टेल ओनली वन एस्पेक्ट टूवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम देखें तो एवरेज केवल डिस्ट्रीब्यूशन के एक एस्पेक्ट को बताता है। ठीक है, पूरे ओवरऑल एस्पेक्ट को नहीं बता पाता। तो टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो अगर हमें अच्छी तरीके से समझना है तो हमें इसकी वैल्यूज को स्प्रेड करना होगा। ठीक है, और ज्यादा फैलाना होगा। यू कैन सी दैट इन राम्स फैमिली डिफरेंसेस इन इनकम्स आर कंपैरेटिवली लोअर। तो अगर हम राम की फैमिली में देखें तो आपस में डिफरेंस कम है उनकी इनकम में, लेकिन रहीम की फैमिली में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और मारिया की फैमिली में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उससे भी ज्यादा डिफरेंस है। एक बार देख लेते हैं। तो अगर राम की फैमिली में देखिए तो 12, 14, 16, 18 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रहीम में देखें तो थोड़ा डिफरेंस और बढ़ गया है, और अगर हम मारिया में देखें तो एक की 7 है, एक की 8 है, फिर एक की 10 है, फिर एक की 50,000 हो गई है। तो इनके में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम। नॉलेज ऑफ ओनली एवरेज इज इनसफिशियंट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हम एवरेज निकाल रहे हैं इसका जो नॉलेज है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, वो इनसफिशियंट है, पूरी तरीके से सफिशियंट नहीं है। ठीक है, इफ यू हैव अनदर वैल्यू विच रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम ऑफ वेरिएशन। तो अगर हमारे पास कोई और वैल्यू है जो पूरी रिप्रेजेंट कर रही है हमारी वैल्यूएशन को, आगे देखते हैं।
इन वैल्यूज यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव्स कंसिडरेबली। तो हम उससे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को। फॉर एग्जाम्पल, पर कैपिटल इनकम गिव्स ओनली द एवरेज इनकम। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, जो हमारी पर कैपिटल इनकम होती है वो केवल एवरेज इनकम बताती है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैन टेल यू अबाउट इनकम इनइक्वालिटीज। तो अगर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो ये हमें बताएगा कि ये जो इनकम्स हैं अलग अलग इंडिविजुअल की, इनके बीच में कितनी इनइक्वालिटीज है, ठीक है, कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, यही हमें बताता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। thereby improving the understanding of the relative standards of living enjoyed by different data of a society। चलिए आगे देखते हैं। Dispersion is the extent to which values in a distribution differ from the average of the distribution। तो इतनी देर से हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि हमारा जो मीन या जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकल के आया है उनमें और हमारी जो वैल्यूज है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओवरऑल ये डिस्ट्रीब्यूशन आपस में कितना डिफर करता है यही हमें बताता है डिस्पर्जन, ठीक है। टू क्वांटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन देयर आर सर्टेन मेजर्स। तो अगर हमें अपने वेरिएशंस को फाइंड आउट करना है डेटा के, तो उसके लिए बहुत से मेजर्स है जो कि हमें पढ़ने होंगे, यानी 3-4 मेजर्स है। पहला है आपका रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है हमारा मीन डेविएशन और चौथा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सब हमारे प्रैक्टिकल बेस है, इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं कैलकुलेट करने के, तो जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर्स विच गिव अ न्यूमेरिकल वैल्यू देयर इज अ ग्राफिक मेथड फॉर एस्टिमेटिंग डिस्पर्जन। तो हमारे पास ये मेथड्स तो वही है जो कि हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करके देते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जो कि हम ग्राफिक के थ्रू यानी फिगर्स के थ्रू हम डिस्पर्जन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी मेथड है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन मेजर द डिस्पर्जन बाय कैलकुलेटिंग द स्प्रेड विद इन विच द वैल्यूज लाई। तो अगर हम रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो वो हमारे डिस्पर्जन को ऐसे मेजर करता है यानी कैलकुलेट करता है जो कि एक स्प्रेड वैल्यूज को बताता है एक दूसरे की, ठीक है। तो अगर हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये कैलकुलेट करते हैं ऐसी वैल्यूज को जो एवरेज से डिफर होती है, अलग होती है, ठीक है। मेजर्स बेस्ड अपॉन स्प्रेड ऑफ वैल्यूज। तो ऐसे मेजर्स जो हम वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो मेजर है वो रेंज है। रेंज हम कैसे निकालते हैं, कोई भी डेटा हमें दिया हो तो उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उससे जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में भी दिया है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर किसी भी डेटा का हमें जो है रेंज निकालना है तो उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा नंबर होगा, उसको लेंगे हम, वही उसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, और जो सबसे छोटा नंबर होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको लेंगे और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हायर वैल्यू ऑफ रेंज इम्प्लाइज हायर डिस्पर्जन। तो रेंज की वैल्यू जितना ज्यादा हाई आएगी उतना ज्यादा वो डिस्पर्जन दिखाएगी, ठीक है। जितना लो आएगी उतना लो डिस्पर्जन दिखाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग सम लिमिटेशंस। तो कुछ लिमिटेशंस के बावजूद रेंज इज अंडरस्टूड एंड यूज्ड फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। तो रेंज हमारे लिए काफी आसान हो जाती है क्योंकि रेंज का फॉर्मूला बहुत आसान सा है कि हम अपनी लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे और हमारी रेंज निकल आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल लगता है हमको, ठीक है। आगे देखते हैं। For example, we see the maximum and minimum temperature of different cities almost daily in our TV screen। जैसा कि हम अपनी टीवी पे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं मौसम का, ठीक है, अलग अलग सिटीज का देखते हैं। तो एंड फ्रॉम जजमेंट अबाउट द टेम्परेचर वेरिएशन इन देम, और उसी के बेस पे हम अपने टेम्परेचर के वेरिएशन का जजमेंट भी लेते हैं। तो वही क्या है, उसकी रेंज कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशंस आर दोज इन विच आइदर द लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास और द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास और बोथ आर नॉट स्पेसिफाइड। तो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें जो लोअर लिमिट होती है क्लास की, लोएस्ट क्लास की, और जो अपर लिमिट होती है हाईएस्ट क्लास की, वो दोनों स्पेसिफाइड नहीं होती, एग्जैक्टली बताया नहीं जाता है। वही क्या कहलाता है, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये तो हमने रेंज पढ़ा था कि हम मेजर्स ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्यूडी यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जो कि हमारा मीन मीडियन मोड वाला था, उसमें हमने पढ़ा था कि हम क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, या Q1, Q2, Q3 हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, तब यहाँ पे आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इवन वन एक्सट्रीमली हाई और लो वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन रिड्यूस द यूटिलिटी ऑफ अ रेंज एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो हम बात करें तो जो एक्सट्रीमली हाई या लो वैल्यू होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो रेंज की यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है या रिड्यूस करती है। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, तो उसके लिए हमें क्यूडी का यूज करना पड़ता है। Thus you may need a measure which is not unduly affected by the outliers। तो हमें ऐसी मेजर की जरूरत होती है जो अनड्यूली अफेक्ट नहीं करते आउटलायर्स को, जबकि हमारा रेंज जो है वो एक ऐसा मेजर है जो अनड्यूली अफेक्टेड होता है आउटलायर्स से। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज से। तो इसलिए हमें क्यूडी की जरूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं। इन सच अ सिचुएशन इफ द एंटायर डेटा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमारा जो डेटा है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, जैसे 25, 25, 25, 25। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो वहां पे हमारी जो वैल्यूज है उनका क्वार्टाइल और मीडियन आसानी से निकल सकता है। ऐसा हमने पढ़ा भी है चैप्टर 5 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The upper and lower quartiles Q3 and Q1 respectively are used to calculate interquartile range which is Q3 minus Q1। तो हम जो है Q1 और Q3 का यूज करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए किसी भी डेटा की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज बेस्ड अपॉन मिडिल 50% ऑफ द वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसी होती है, वो हमारी जो मिडिल वैल्यूज होती हैं, 50% जो वैल्यू होती है पूरे ओवरऑल डेटा की, उसी पे जो है वो रिप्रेजेंट करती है, या रेंज उसी के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, देयरफॉर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये कोई एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट इसको नहीं होता। ठीक है, हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। तो पूरी इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो हाफ पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। हम इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि Q3 माइनस Q1 से निकलती है उसका हाफ करेंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। QD इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो QD यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम और अच्छे से समझते हैं। बुक में एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कि हम कैसे रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उस केस में जब हमारा अनग्रुप्ड डेटा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं 20, 25, 29 करके 70 तक, और रेंज हम निकालना चाहे तो हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 70 है, इसलिए हमने 70 लिख लिया है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी 20 है, उससे नीचे कोई और वैल्यू नहीं है। तो 70 माइनस 20 कर देंगे तो इसकी रेंज क्या निकल रही है, 50 निकल रही है। तो रेंज तो निकालना हमारे लिए काफी आसान है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सिंपल होती है। ठीक है, आगे फॉर क्वार्टाइल डेविएशन हमें क्या निकालना होगा, Q3 और Q1 की वैल्यूज को निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं Q3 Q1 की वैल्यूज कैसे निकलती है। Q1 की बात करें तो Q1 इज द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू। तो Q1 कैसे निकलता है अनग्रुप डेटा में के केस में, उसके केस में हम n+1 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं तो हमारा Q1 निकल आता है। ठीक है, n हमारा n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम ऑब्जर्वेशन में देखें तो टोटल 11 है, 20, 25। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो n हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, और Q1 की बात करें तो Q1 इज द साइज ऑफ थर्ड वैल्यू। तो Q1 हमारा थर्ड वैल्यू होगा, और थर्ड वैल्यू हमारी क्या है, क्योंकि हम जब इसको n+1 करेंगे यानी 11+1 करेंगे, हम क्या करेंगे मैं बता देती हूँ आपको, 11+1 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 4 3 12 होता है, तो थर्ड वैल्यू हमारी Q1 कहलाएगी। तो थर्ड वैल्यू हमारी क्या है डेटा में, थर्ड वैल्यू अगर हम देखें तो 29 है, तो इसका मतलब Q1 हमारा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यही इसमें Q1 और Q3 निकालना ही थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी तो चीजें आसान है। चलिए आगे देखते हैं।
एज द वैल्यूज आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो क्योंकि हमारी वैल्यूज जो है असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, इसलिए हमको अरेंज नहीं करना, और अगर अरेंज नहीं होती तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते, तब Q1 और Q3 निकालते, ठीक है। तो इसलिए हमारी थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। आगे देखते हैं हम Q3 कैसे निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला होता है 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो n हमारा 11 है, तो 3n+1 हमारा क्या हो जाएगा 12, तो 12 3 जा हमारा 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो हमारा 4 9 जा 36 होता है। तो 9th टर्म की बात कर रहा है, तो 9th टर्म हमारी क्या है 51 है आई थिंक। 9th टर्म देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 51 है, यानी Q1 हमारा 29 आ गया और Q3 हमारा 51 आ गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में पुट करके क्वार्टाइल डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी हमारा 51 माइनस 29 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा किस पे है, जिसमें हमें रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ये हमारी क्यूमुलेटिव सीरीज है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है और हमें इसमें रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट द रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, तो हमें इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो हमें इसका रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो रेंज की बात करें तो रेंज तो हम आसानी से निकाल लेंगे। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। तो 90 है हमारी अपर लिमिट और लोएस्ट क्लास हमारी 0 है, तो 90 माइनस 0 कर देंगे तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर क्वार्टाइल डेविएशन फर्स्ट कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो आई होप आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आ जाएगी, उसके बाद 5 + 8 कर देंगे हम, तो हमारी सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 आ जाएगी, फिर 13 + 16 कर देंगे 29 आ जाएगा, फिर 29 + 7 कर देंगे 36 आ जाएगा, फिर 36 + 4 कर देंगे 40 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी टोटल n वैल्यू आ जाएगी 40। चलिए अब Q1 निकालना है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज है हमारी, इसलिए हमारा जो Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा वो n डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। वहां पे क्या था, वहां पे n+1 डिवाइडेड बाई 2 था हमारा, यहाँ पे क्या है nth डिवाइडेड बाई 4। तो अलग अलग सीरीज के लिए अलग फॉर्मूला होता है Q1 और Q3 निकालने का, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारा ये फॉर्मूला है। तो हमारा जो n है वो 40 है, उसको जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n है 40 है, उसको जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10th। तो 10th वैल्यू हमारी कहाँ पे होगी, वो हमारी जो है 10 और 20 के बीच में होगी। तो हमारा Q1 जो है वो 10 और 20 के बीच में लाई करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नाउ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Q1, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए Q1 की। अभी तो 10 और 20 के बीच में कोई वैल्यू है Q1 की, हमें ये पता है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L + n डिवाइडेड बाई 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द रिलेवेंट क्वार्टाइल क्लास, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द प्रीसीडिंग या द क्वार्टाइल क्लास। तो जिससे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई है, जो फर्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वही हमारी वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है CF में, ठीक है। और आई का मतलब होता है इंटरवल्स, क्वार्टाइल क्लास के बीच में जो इंटरवल है वो कितना है, और एफ से हमारी फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टाइल क्लास की। चलिए हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो 10 + 10 - 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, तो हमारा Q आ जाएगा, Q1 आ जाएगा 16.25, ठीक है। चलिए अब Q3 का फॉर्मूला देखते हैं। Q3 हम कैसे निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, 3 इंटू n डिवाइडेड बाई 4th टर्म, ठीक है। Q3 ऐसे निकलेगा। तो आगे देखते हैं। तो 30th वैल्यू हमारी आ रही है जो कि 40 और 60 के बीच में है। तो इसका भी एग्जैक्ट निकालने के लिए Q3 हमारा फॉर्मूला क्या है, L प्लस वही सेम फॉर्मूला है 3n डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f इंटू आई हो जाएगा। L मतलब हमारी लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो चलिए
40 प्लस 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 20 कर देंगे तो Q3 आ जाएगा 42.87। तो अब हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q1 माइनस Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 माइनस Q1 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 13.31। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज Q1 इज द साइज ऑफ n प्लस फोर्थ वैल्यू। अगर हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो वहां पे Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ वैल्यू। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो वहां पे Q1 का फॉर्मूला nth डिवाइडेड बाई फोर्थ हो जाता है, n प्लस 1 नहीं किया जाता। ठीक है, उसी तरीके से Q3 एंड मीडियन ऑल्सो n इज यूज इन प्लेस ऑफ n प्लस 1। उसी तरीके से Q3 और मीडियन में भी हम केवल n को लेते हैं, n प्लस 1 नहीं करते कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। बाकी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम n प्लस 1 करते हैं, चाहे वो Q1 हो, चाहे वो Q3 हो या मीडियन का फॉर्मूला हो। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ द एंटायर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल halves and the median calculated for each half, you will have the median of the better student and the median of a weak student। तो इस हिसाब से हम एक बेटर स्टूडेंट का मीडियन निकाल सकते हैं और वीक स्टूडेंट का भी निकाल सकते हैं। These median differ from the median of the entire group by 13.31% on the average। ठीक है, आगे देखते हैं। Similarly, suppose you have data about incomes of people of a town। तो सपोज हमारे पास कोई डेटा है, एक टाउन में जितने लोग रह रहे हैं उनकी इनकम का। ठीक है, तो मीडियम इनकम ऑफ ऑल पीपल कैन बी कैलकुलेट। तो हम सभी पीपल्स के, सभी लोगों की मीडियन इनकम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर्स की मदद से। ठीक है, नाउ इफ ऑल पीपल आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स ऑफ रिच एंड पुअर। तो अगर सारे पीपल को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गरीब और अमीर यानी रिच और पुअर, मीडियंस ऑफ बोथ ग्रुप्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम बोथ ग्रुप का मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन विल टेल यू द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द मीडियंस ऑफ दीज टू ग्रुप्स। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है, एक एवरेज बताता है मीडियंस, दो ग्रुप के मीडियंस के डिफरेंस का। ठीक है, बिलोंगिंग टू रिच एंड पुअर फ्रॉम द मीडियन ऑफ द एंटायर ग्रुप। ठीक है, तो पूरे एक एंटायर ग्रुप के दो अलग अलग मीडियंस का जो है एवरेज डिफरेंस हमें बताता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कैन जनरली बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो जनरली इसे हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करते हैं और नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। और ये कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज से अनड्यूली अफेक्ट नहीं होते, जबकि हमारा जो रेंज होता है वो अनड्यूली अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से। तो आई होप आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस नहीं चार्ज की जाती, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम एवरेज। तो हम एवरेज यानी कि एवरेज हमारे जो मीन, मीडियन और मोड होते हैं उनसे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से मीन और मीडियन से तो हम एवरेज निकालते हैं, लेकिन मोड से हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में एवरेजेस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में मोड का यूज हम नहीं करते। ठीक है, उसमें मोड से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो केवल यहाँ पे मीन और मीडियन का यूज किया जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सच एज टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। मैं यहाँ पे बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको कोई भी चीज़ या कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो आपका कॉमर्स का हो, चाहे वो आपका स्टैटिक्स का हो। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप मुझसे फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी हेल्प भी ले सकते हैं स्टडीज़ में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन फ्रॉम एवरेजेस।
तो recall that dispersion was defined as the extent to which values differ from their average. तो अगर हम बात करें तो हमारा जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि हमारी जो वैल्यूज दी हुई है, जो डेटा दिया हुआ है और उनका जो एवरेज निकला हुआ है, उनमें कितना डिफरेंस है, वही हमारा क्या कहलाता है? मेजर्स कहलाते हैं। वही हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। ठीक है, तो रेंज आगे देखते हैं। Range and quartile deviations are not useful in measuring how far the values are from their average. तो जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशंस के थ्रू हम मेजर्स निकालते थे वो इतनी यूजफुल नहीं थी कि हमें बता सके कि हमारी वैल्यूज और एवरेज में कितना ज्यादा डिफरेंस या डेविएशन आ रहा है। ठीक है, एट बाय कैलकुलेटिंग द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज दे डू गिव अ गुड आइडिया अबाउट द डिस्पर्जन। लेकिन अगर हमें स्प्रेड ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करना हो तो उसमें वो अच्छा आइडिया देती थी डिस्पर्जन का। आगे देखते हैं। टू मेजर विच आर बेस्ड अपॉन डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर एवरेज। तो ऐसे मेजर्स जिसमें हमें वैल्यूज को उनके एवरेज के बीच में कितना डेविएशन है ये फाइंड आउट करना है। डेविएशन मीन्स हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो उसके लिए हमें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। ठीक है, सिंस द एवरेज इज अ सेंट्रल वैल्यू। एवरेज हमारी क्या होती है? एक सेंट्रल वैल्यू होती है ओवरऑल डेटा की। ठीक है, सम डेविएशंस आर पॉजिटिव एंड सम आर निगेटिव। तो कुछ डेविएशंस हमारी पॉजिटिव होती है और कुछ निगेटिव होती है। इफ दीज आर एडेड एज दे आर, द सम विल नॉट रिवील एनीथिंग। इनफैक्ट द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो अगर हम अर्थमेटिक मीन में डेविएशंस का सम करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास दो सेट है वैल्यूज के, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए में 5, 9, 16 है, सेट ए में 1, 9, 20 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सेट ए से सेट बी में जो है डिफरेंस ज्यादा है वैल्यूज में, जबकि सेट ए में उतना डिफरेंस नहीं है तीनों वैल्यूज के अंदर। ठीक है, यू कैन सी दैट वैल्यूज इन अ सेट बी आर फर्दर फ्रॉम द एवरेज एंड हेंस आर डिस्पर्जन देन वैल्यूज इन सेट ए। तो सेट बी में ज्यादा डिस्पर्जन है एज कम्पेयर टू सेट ए। ठीक है, कैलकुलेट द डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन एंड द सम देम अप। What do you notice? Repeat the same with median. Can you comment upon the quantum of variation from the calculated values? तो हमें ये कैलकुलेट करके इसकी वैल्यूज में मतलब कितना डेविएशन आ रहा है ये चीज कंसीडर करना है। ये इसमें कह रहा है कि हमें नोटिस करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मीन डेविएशन ट्राइज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो जो मीन डेविएशन होता है ये हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करता है, इग्नोरिंग द साइंस ऑफ डेविएशंस, उनके डेविएशंस के साइंस को इग्नोर करके। ठीक है, इट कंसीडर्स ऑल डेविएशंस पॉजिटिव। हमारी जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो डेविएशंस होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, लेकिन जो मीन डेविएशन होता है वो सारी डेविएशंस को पॉजिटिव ही कंसीडर करता है, वो निगेटिव को भी पॉजिटिव ही कंसीडर करता है। ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन द डेविएशंस आर फर्स्ट स्क्वायर्ड। और स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हमें डेविएशंस को पहले स्क्वायर करना होता है, फिर एवरेज एंड देन स्क्वायर रूट्स ऑफ द एवरेज इज फाउंड। फिर हम एवरेज निकालते हैं और फिर उसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल है हमारा मीन डेविएशन का, कि मीन डेविएशन में क्या होता है। सपोज द कॉलेज इज प्रपोज फॉर स्टूडेंट ऑफ 5 टाउन्स। तो सपोज एक कॉलेज है जिसमें 5 टाउन्स के स्टूडेंट्स आते हैं, A, B, C, D एंड E, विच लाई इन दैट ऑर्डर अलोंग अ रोड। Distance of towns in kilometers from town A and number of students in these towns are given below. तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है टाउन ए से टाउन्स का और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो A, B, C, D, E 5 दिए हुए हैं। ठीक है, now if the college is situated in town A, 150 students from town B will have to travel 2 kilometers each. तो अगर हमारा सिचुएटेड है वो स्कूल कॉलेज जो है टाउन ए में, तो जो 150 स्टूडेंट्स हैं वो 2 किलोमीटर और ज़्यादा ट्रेवल करेंगे। ठीक है, यानी टोटल वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे पहुंचने के लिए कॉलेज। ठीक है, टू रीच द कॉलेज। द ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द लोकेशन। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? लोकेशन को फाइंड आउट करना, सो दैट द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टूडेंट इज मिनिमम। तो हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट एवरेज मिनिमम जो है चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। Mean deviation is the appropriate statistical tool to estimate the average distance traveled by the students. तो हमारा जो mean deviation है वो एक appropriate statistical tool है
जो कि एस्टिमेट करता है कि एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है स्टूडेंट ने, ठीक है। मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर एवरेज। द एवरेज यूज्ड इज आइदर द अर्थमेटिक मीन और मीडियन। तो जो हमारे एवरेजेस यूज होते हैं वो अर्थमेटिक मीन या मीडियन के यूज होते हैं, मोड नहीं यूज होता, ठीक है। सिंस द मोड इज नॉट अ स्टेबल एवरेज, इट इज नॉट यूज टू कैलकुलेट मीन डेविएशन। तो हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए मोड का यूज नहीं करते हैं, केवल हम मीन और मीडियन का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। तो हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है जिसमें हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। तो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं हमें, तो द अर्थमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज इज कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे वैल्यू का, फिर डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू एंड द अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड। तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ऑल डिफरेंस, सभी डिफरेंस को हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे निगेटिव डेविएशंस को भी हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। दीज आर डिनोटेड एज, इसको हम इस सिंबल से डोनेट करेंगे डिफरेंसेस को, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज डिफरेंसेस कॉल्ड डेविएशंस। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे अर्थमेटिक मीन के, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेविएशंस बोलते हैं मीन डेविएशन की, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो ये हमारा अनग्रुप डेटा है 2, 4, 7, 8 एंड 9 और हमें इसमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। अर्थमेटिक मीन हो गया हमारा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो इन सबका टोटल कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपका 9, 8, 17, 7, 7, 24, 4, 28, 29, 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ जाएगा तो ऊपर हम 30 लिख देंगे। तो 30 अपॉन एन टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिवाइड कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो 5, 6 द 30 होता है, इसलिए हमारा 6 अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम एक साथ लिख लेते हैं। ये हमारा अर्थमेटिक मीन 6 आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और हमारा जो डेटा है 2, 4, 7, 8, 9 ये डेटा है। अब हम इसका डेविएशन निकाल लेते हैं। तो 6 - 2 4 आ जाएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा, 6 - 7 -1 आएगा, लेकिन हम निगेटिव को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 1 लिखेंगे। 6 - 8 2 आ जाएगा, 6 - 9 3 आ जाएगा। तो टोटल हमारा सिग्मा डेविएशन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी वैल्यू में फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, सॉरी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा या मीन डेविएशन आ जाएगा 2.4, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि मीन डेविएशन हम मीडियन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। हमारा अनग्रुप डेटा ही है और हम मीन डेविएशन ही निकालने जा रहे हैं, लेकिन हम अर्थमेटिक मीन की हेल्प से ना, हम जो है मीडियन की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यूजिंग द वैल्यूज इन एग्जाम्पल 3, उसी एग्जाम्पल 3 की वैल्यूज को ही हम यूज करेंगे। मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मीडियन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द मीडियन विच इज 7। तो अगर हम मीडियन कैलकुलेट करें तो हमारा 7 आएगा। देख लेते हैं कैसे। मीडियन हमारा क्या होता है, किसी भी डेटा का जो मिड वैल्यू होता है वही मीडियन कहलाता है। तो अगर हम इस डेटा की बात करें तो 7 हमारा मिड में है, इसलिए 7 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। तो अब इस एब्सोल्यूट डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे हमारे मीडियन के थ्रू, और इसको हम इस सिंबल से, डेविएशन के सिंबल से दिखाएंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ दीज एब्सोल्यूट डेविएशंस। फिर हम उस एब्सोल्यूट डेविएशंस के एवरेज को फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई 2, 4, 7, 8, 9 और ये हो गया हमारा x माइनस मीडियन। तो x है हमारा 2 और मीडियन है हमारा 7। तो 7 - 2 करेंगे 5 आ जाएगा, 7 - 4 करेंगे 3 आ जाएगा, 7 - 7 करेंगे 0 आ जाएगा, 7 - 8 करेंगे हमारा 1 आ जाएगा, 7 - 9 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो टोटल डेविएशन, सिग्मा डेविएशन हमारा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, जबकि अर्थमेटिक मीन के केस में हमारा 12 आ रहा था, ठीक है। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें 11 डिवाइडेड बाई 5 करना होगा, तो हमारा 2.2 मीन डेविएशन आ रहा है। और वहां पे हमारा मीन डेविएशन कितना आ रहा था, वहां पे हमारा 2.4 आ रहा था।
तो यानी 0.2 का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे मीन के थ्रू, वो भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी तक हमारा अनग्रुप डेटा था, ठीक है। यानी यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कंपनीज दी हुई हैं और क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें मीन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करेंगे क्लास मिड पॉइंट्स का मीन से। उसके बाद हम ईच डेविएशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से सिग्मा एफ डी निकालने के लिए, ठीक है। और फिर हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो वहां पे हमारा जो है सिग्मा डी अपॉन एन था, यहाँ पे हमारा सिग्मा एफ डी अपॉन एफ रहेगा, सिग्मा एफ रहेगा, ठीक है। सिग्मा फ्रीक्वेंसी हमारी। तो चलिए देखते हैं। मीन डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन टेबल 6.2 कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो चलिए हम डेविएशंस निकालते हैं। ये तो हमारा गिवन है क्लास इंटरवल, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हम अपनी मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो 10 + 20 30 होता है, तो 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 50 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 25 आ जाएगा। और 50 और 30 हमारा 80 होता है, तो 80 का हाफ 40 हो जाएगा। 7 5 12, ये 120 है, 120 का हाफ 60 हो जाएगा। 8 8 7 15, 150 हो गया, तो 150 का हाफ हमारा यहाँ 75 हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा एफ हमारा आ गया 40 टोटल इसका, ठीक है। अब हम निकालेंगे डेविएशन। तो डेविएशन निकालने के लिए डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम जो है अब एफ डी आई निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी और डेविएशंस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1525 जो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। 375 जो ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो टोटल आएगा वो हमारा 519 आ रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है सिग्मा एफ जो है 40 आ रहा है, और सिग्मा एफ डी हमारा 519 आ रहा है। तो अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, तो हमारा मीन डेविएशन आ जाएगा। तो सिग्मा एफ डी हमारा 519 है और सिग्मा एफ हमारा 40 है, तो हमारा मीन डेविएशन आ रहा है 12.975, ठीक है। चलिए अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन देखते हैं। तो अब अभी तक हमने मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन से देखा था, अब हम मीडियन से कैलकुलेट करते हैं हमारा मीन डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। तो सेम एज प्रोसीजर जैसा था मीन में, वही प्रोसीजर यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20 + 30 आपका 50 होता है, तो 50 का हाफ 25 हो जाएगा। 40 + 30 70 का हाफ 35 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 हो गया, 100 का हाफ 50 हो जाएगा। यहाँ 140 हो गया, हाफ 70 हो जाएगा। और यहाँ 170 हो गया, 170 का हाफ 85 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डेविएशन निकाल लेंगे, और डेविएशन निकाल के फिर हम एफ डी निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 20 7 0 आ गया, 25 5 जब 125 आ गया, ठीक है। आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आंसर आ गया है हमारा सिग्मा एफ डी 665। फिर हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो 665 हमारा सिग्मा एफ डी है और सिग्मा एफ हमारा 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा मीन डेविएशन यहाँ पे आ रहा है 13.3, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। तो हमारा जो मीन डेविएशन होता है वो सभी वैल्यूज पे बेस्ड होता है, ठीक है। ए चेंज इन इवन वन वैल्यू विल अफेक्ट इट। एक भी वैल्यू पे चेंज होगा तो ये अफेक्ट करेगा। मीन डेविएशन इज द लिस्ट व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीडियन। तो मीन डेविएशन हमारा लीस्ट होता है, कम होता है जब हम मीडियन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और इट विल बी हायर इफ कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन। और अगर हम मीन के थ्रू मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो ज्यादा होता है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल्स में भी देखा कि वही सेम वैल्यू का हम अर्थमेटिक मीन के थ्रू मीन डेविएशन निकाल रहे हैं तो वो ज्यादा आ रहा है, और अगर हम मीडियन के थ्रू निकाल रहे हैं तो वो थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है साइंस डेविएशन के इग्नोर करता है, यानी प्लस माइनस को हम सब प्लस ही मानते हैं। एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का यूज करते हैं। मैंने आपको पहले के वीडियोज में बताया है, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की हम, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ अ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, वो भी मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। तो स्क्वायर डेविएशंस मीन डेविएशंस जो होते हैं उनके स्क्वायर्ड का जो कि हम मीन निकालते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे देखते हैं। सो इफ देयर आर 5 वैल्यूज, तो सपोज दैट हमारे पास 5 वैल्यूज है x1, x2, x3, x4 एंड x5। फर्स्ट देयर मीन इज कैलकुलेटेड, तो पहले हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। देन डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम मीन आर कैलकुलेटेड, फिर हम उसका डेविएशन कैलकुलेट करेंगे जैसा कि हम अभी आगे कर रहे थे। दीज डेविएशंस आर देन स्क्वायर्ड, और फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे जो डेविएशंस आएंगी, ठीक है। द मीन ऑफ दीज स्क्वायर डेविएशन इज द वेरियांस, और जो उनका स्क्वायर करेंगे हम, जो डेविएशंस आ रही है हमारी, जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, वेरियांस कहलाएगा। पॉजिटिव आगे कह रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा अगर हमारे स्क्वायर्स का, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। नोट दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मीन ओनली। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो केवल मीन के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इसको याद रखिएगा, उसमें मीडियन या मोड का यूज नहीं होता है। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो केवल मीन के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपका कोई भी सजेशन होगा तो मैं वैसा चेंजेस करने की कोशिश करूंगी अपने वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है मीन का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो जो हम मीन निकालते हैं उसका जब हम स्क्वायर करते हैं, जो डेविएशन आता है फिर हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो इफ देयर आर 5 वैल्यूज, तो सपोज दैट हमारे पास 5 वैल्यूज हैं x1, x2, x3, x4 एंड x5। फर्स्ट देयर मीन इज कैलकुलेटेड, तो सबसे पहले हम इन 5 वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इनकी डेविएशंस निकालेंगे। वैल्यूज फ्रॉम मीन आर कैलकुलेटेड, जो मीन कैलकुलेट किया है उससे हम डेविएशंस निकालते हैं। तो डेविएशंस कैसे निकालते हैं, जो हमारी x की वैल्यूज दी होती हैं उनको हम, जो हमारा मीन आया होता है उससे हम माइनस करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वही क्या कहलाता है, डेविएशंस कहलाता है, ठीक है। तो पहले हम मीन निकालेंगे किसी वैल्यू का, उसके बाद हम उसका डेविएशन निकालेंगे, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, दीज डेविएशंस आर दैट स्क्वायर्ड, उसके बाद हम उन डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। द मीन ऑफ दीज स्क्वायर्ड डेविएशन इज द वेरियांस। तो जो मीन निकल के आता है इन स्क्वायर्ड डेविएशंस का, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरियांस बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियांस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरियांस का, वही क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम केवल मीन के बेसिस पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसको हम मीन और मीडियन दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन हम उसमें मोड का यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पे हम मोड और मीडियन दोनों का यूज नहीं कर सकते, हम केवल मीन के बेसिस पे ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके कई तरह के फॉर्मूला होते हैं, कई टाइप्स ऑफ मैथड्स होते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा। तो अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 4 अल्टरनेटिव मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो अनग्रुप डेटा किसमें होता है, इंडिविजुअल सीरीज में होता है। तो इंडिविजुअल वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं, तो उनका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, वो हम देखने जा रहे हैं आगे। तो हमारे ये फॉलोइंग मेथड्स हैं। एक होता है हमारा एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा होता है अज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, और चौथा होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो चारों मेथड्स हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है। एक्चुअल मीन मेथड की बात करें तो ये बहुत ही आसान होता है। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो हमारी ये इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है 5, 10, 25, 30 और 50, और ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमें इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम एक्स बार से डोनेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इन वैल्यूज का टोटल निकालना होगा। तो इन वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो 120 आएगा, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू 5 है, ठीक है।
तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 5 इसका फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एक्स को जब हम डिवाइडेड बाई एन कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के, सॉरी मीन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो 120 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 24 क्या निकल के आ गया, एक्स बार, यानी कि मीन निकल के आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद ये हमारा डेविएशन है, मीन आया था हमारा 24 एक्स बार, तो एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो 5 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 19 आ जाएगा, 10 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 14 आ जाएगा, 25 माइनस 24 करेंगे तो प्लस 1 आएगा, 30 माइनस 24 करेंगे तो 6 आएगा, 50 माइनस 24 करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे हमारे 0 आ रहा है। अब हम डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेविएशंस का स्क्वायर किया है, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और माइनस की वैल्यू प्लस में आ जाएगी स्क्वायर करने के बाद, और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद टोटल हमारा जो सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 1270। तो यहाँ पे हमारा जो मीन का स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला होगा वो होगा स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो स्क्वायर रूट 1270 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो रूट 254 आएगा और रूट 254 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15.937। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर द सेम वैल्यूज डेविएशंस मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी वैल्यूज। अब यहाँ पे हमें जो मीन है वो कैलकुलेट नहीं करना, एज्यूम करना है। ठीक है, तो एज्यूम करके हम डेविएशन निकालेंगे, एज्यूम मीन से एक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने टेकिंग ए एज्यूम मीन हमने 25 रख लिया है, द कंप्यूटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए हम देखते हैं कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया है। तो एक्स की वैल्यू तो हमारी एज इट इज है। अब डेविएशन निकालने के लिए हमें एक्स माइनस एज्यूम मीन करना होगा। ठीक है, तो एज्यूम मीन यहाँ पे हमारा 25 है, तो 5 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, 10 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, 25 माइनस 25 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 30 माइनस 25 करेंगे तो 5 आ गया, 50 माइनस 25 किया तो 25 आ गया। ठीक है, तो डेविएशन की वैल्यू -5 आ रही है। अब यहाँ पे हम डी स्क्वायर कर लेते हैं जैसे पहले हमने किया था। तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 25 का स्क्वायर 625 आएगा। अब इनका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल वैल्यू हमारी आ रही है सिग्मा डी स्क्वायर 1275। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 1275 हमारी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो थोड़ा चेंज होगा, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, तो हम वैल्यू को पुट करते हैं तो 1275 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, फिर -5 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो √254 आएगी और फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी 15.937। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वही आएगा चाहे हम जिस भी मेथड से कैलकुलेट करें। ठीक है, क्योंकि हम मीन का ही यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड कि हम डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यूज डायरेक्टली। तो हम डायरेक्टली वैल्यूज से भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं बिना डेविएशंस को कैलकुलेट किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू वही सेम फिर से दी हुई है। यहाँ पे हम एक्स का स्क्वायर कर लिए हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। मतलब यहाँ पे हमने डेविएशन नहीं निकाला है, विदाउट डेविएशन निकाले ही हम एक्स की वैल्यूज से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, यही कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो 25 का 625 आएगा, 30 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 900, 50 का स्क्वायर रूट 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी 4150। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को। तो फॉर्मूला यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो सिग्मा एक्स आ गया हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 4150, एन की वैल्यू हमारी 5 ही रहेगी और माइनस हम मीन का स्क्वायर करेंगे तो मीन हमारा आया था 24। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा मीन जो है वो 24 आया था,
क्योंकि 120 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो 24 आता है, क्योंकि टोटल वैल्यू हमारी आई थी 120 जिसको हमने 5 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो हमारा 24 आ गया था। तो 24 हमारा मीन है जिसका हमने स्क्वायर किया है। तो फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वही आ रहा है जो हमारा एज्यूम्ड मीन और एक्चुअल मीन मेथड में आया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इफ द वैल्यूज आर डिविजिबल बाय अ कॉमन फैक्टर, तो अगर हमारी वैल्यूज जो है कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जा रही है, दे कैन बी सो डिवाइडेड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिजल्टेंट वैल्यूज एज फॉलोज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। Since all the 5 values are divisible by a common factor 5, तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लेंगे। तो ये जो मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हम कॉमन फैक्टर लेके फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने कॉमन फैक्टर ले लिया 5, क्योंकि 5 से सारी वैल्यूज हमारी डिवाइड हो जा रही है। तो x स्लैश हमने निकाला है, तो 5 इसको डिवाइड कर दिया है 5 से ही, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ 5 5 जा 25 हो गया, तो 5 लिख दिया, 5 6 जा 30 होता है तो 6 लिख दिया, 5 10 जब 50 होता है तो यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने डी स्लैश निकाला। डी स्लैश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक्स स्लैश को माइनस एक्स से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डी स्लैश निकाला, -3 8 आया, -2.8 आया, -0.2 आया, +1.2 आया, +5.2 आया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, डी स्लैश का स्क्वायर। स्क्वायर कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 50.80। ठीक है, तो चलिए एक्स स्लैश इक्वल टू क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाई सी। तो एक्स स्लैश तो हमने निकाला, ये एक्स को डिवाइड कर दिया है सी से, तो हमारा एक्स स्लैश आ गया है। उसके बाद कह रहा है सी हमारा कॉमन फैक्टर है, हम जानते ही हैं। तो एक्स बार स्लैश निकालने के लिए हमें सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे। ठीक है, इन सारी को, और फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 4.8 आया हमारा एक्स बार स्लैश। ठीक है, तो एक्स बार स्लैश हमारा यहाँ पे 4.8 आया, तो उसी से हमने वैल्यूज को माइनस किया है। ठीक है, तो जिससे हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा डी स्लैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू सी। सी मतलब हो गया कॉमन फैक्टर, जो कि हमने 5 ले रखा है, यानी एक ऐसा कॉमन फैक्टर जिससे सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाती है। तो 5 से सारी वैल्यूज डिवाइड हो जा रही थी, तो इसलिए हमने सी को कॉमन फैक्टर लिया है। ठीक है, तो वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारा आ जा रहा है आंसर यहाँ पे 15.937, वही जो स्टैंडर्ड डेविएशन पिछले मेथड में आ रहा था वही आ रहा है। यानी चाहे जिस मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, आंसर हमारा सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और अल्टरनेटिवली इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द वैल्यूज बाय अ कॉमन फैक्टर, द डेविएशंस कैन बी कैलकुलेटेड एंड देन डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर। तो हम डेविएशंस को कैलकुलेट करके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो हमारी एक्स की वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे हमने वो निकाल लिया है डेविएशन हमारा, तो x -25 करके तो डेविएशन आ गया है। फिर डी स्लैश निकालने के लिए डी को डिवाइड कर दिया 5 से हमने, तो डेविएशंस को 5 से डिवाइड किया, तो 5 4 जा 20 होता है, 5 3 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, अब हम डी स्लैश का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, तो स्क्वायर आ गया। और फिर हमारा डी स्लैश स्क्वायर क्या आ गया, सिग्मा डी स्लैश स्क्वायर 51 आ गया। ठीक है, तो deviations have been calculated from an arbitrary values 25. Common factor of 5 has been used to divide deviations. कॉमन फैक्टर 5 का यूज किया गया है डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला थोड़ा और चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्लैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी स्लैश अपॉन एन का स्क्वायर इंटू सी। सी मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू को पुट किया गया 51 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो हमारी जो वैल्यू आई है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो यहाँ पे भी एज इट इज आ रही है 15.937। ठीक है, तो आपने ये देखा कि हम चाहे जिस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, हमारे आंसर को अफेक्ट नहीं होगा, आंसर हमारा वही रहेगा जो था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होता, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इफ द वैल्यूज और डेविएशंस आर डिवाइडेड बाय अ कॉमन फैक्टर, द वैल्यू ऑफ द कॉमन फैक्टर इज यूज्ड इन द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए आगे देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक तो हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज में,
अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होता है, जिसमें हमारा ऐसे दिया होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसी सीरीज दी होती है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे अनग्रुप डेटा में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था 5 मेथड से, वैसे यहाँ पे हम एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, सिर्फ इन 3 मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं एक्चुअल मीन मेथड से। ठीक है, तो फॉर द वैल्यूज गिवन इन टेबल 6.2 स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है। मिड वैल्यू हमने निकाल ली, 20 + 10 30 होता है, तो 30 का हाफ कर दिया 15 आ गया, 50 का हाफ 25 आ गया, 80 का हाफ 40 आ गया और 120 का हाफ 60 आ गया। उसी तरीके से इसका हाफ 75 आ गया। उसके बाद हमें FM निकालना है, तो हम F और M को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 5 जा 75 हो गया, 8 25 जा 200। ठीक है, FM की वैल्यू आ गई। अब हमें डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन निकालने के लिए तो हमें एक्स बार निकालना होगा, तो एक्स बार यहाँ पे निकाला गया है, यानी कि मीन सिग्मा FM अपॉन एफ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 1620 हमारा सिग्मा FM आ रहा है, और फिर हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 40.5 आ गया एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार हमारा आ गया 40.5। तो एक्स बार से हम एम को माइनस करते जाएंगे, सॉरी एम से एक्स बार को माइनस करेंगे तो वही हमारा डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो 15 - 40.5 किया 25.5 आ गया, 25 - 40.5 किया 15.5 आ गया, 40 - 14.5 किया तो 0.5 आ गया। तो उसी तरीके से हमने किया तो ये हमारा डी आ गया। अब हमें एफ डी निकालना होगा। एफ डी निकालने के लिए एफ और डी को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 और ये 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एफ डी आ गया। उसके बाद हम एफ डी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वैल्यूज थोड़ा लार्ज हो जा रही है तो कैलकुलेटर का यूज भी करना पड़ सकता है। तो एफ डी का स्क्वायर किया तो टोटल हमारा जो आ रहा है एफ डी स्क्वायर आ रहा है, वो आ रहा है 11,790। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मीन निकाला सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ करके, फ्रीक्वेंसी है, और एफ एम हमें पता ही है कि एफ और एम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, कैलकुलेट डेविएशंस ऑफ मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज से हमने डेविएशंस कैलकुलेट किया है, तो हमने क्या किया, एक्स बार मिड वैल्यू से एक्स बार को माइनस कर दिया तो डेविएशंस आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई द डेविएशंस, डेविएशंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ डी आ गया, फिर उसका टोटल कर दिया तो सिग्मा एफ डी आ गया, फिर हम एफ डी का स्क्वायर कर देंगे तो एफ डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया, उसका टोटल कर दिया हमने। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हम फिर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, वहां पे सिग्मा एक्स था अपॉन एन था, यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। ठीक है, तो चलिए एफ डी स्क्वायर हमारा आ रहा है 11,790, डिवाइड कर देते हैं 40 से, तो हमारा जो मीन आएगा वो आएगा 17.168। ठीक है, तो अभी हमें और दोनों मेथड से भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वहां पे भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यही आएगा 17.168 जो इसमें आया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए अज्यूम मीन मेथड से हम कैसे मीन निकालते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो एग्जाम्पल 14 देखते हैं। यहाँ पे हमारी क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर यहाँ पे हमने मिड वैल्यू लिख दी, तो मिड वैल्यू तो 20 + 10 करके आ जाएगा, 30 का हाफ 15 हो गया, 50 का हाफ 25 हो गया, तो मिड वैल्यू तो आपको पता ही है। फिर हम डेविएशन निकालेंगे, तो डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास मीन होना चाहिए, तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, सिग्मा एफ एम अपॉन एम होता है। ठीक है, तो ओवरऑल वही प्रोसेस हमने किया है। फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको टेबल में कि क्या किया गया है इस बुक में। तो हमने मीन निकाल लिया, सॉरी मिड वैल्यू निकाल लिया, फिर डेविएशन निकाल लिया, फिर सिग्मा एफ डी कर दिया, सॉरी एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद एफ डी का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे अब वैल्यू आ रही 11,800, जैसे वहां पे 11,790 आ रही थी। तो चलिए वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं।
तो यहाँ का फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, उसके बाद सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज में पुट करते हैं तो हमारा जो मिड स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो यहाँ पे भी एज इट इज आएगा 17.168 जैसा कि उसमें आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए एक फॉर्मूलेज की अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आपको फॉर्मूला हर एक मेथड का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं। इन केस द वैल्यूज ऑफ डेविएशन आर डिविजिबल बाय ए कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे वैल्यूज में कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेम वही हमारी क्लास इंटरवल, वही फ्रीक्वेंसी, वही मिड वैल्यू। ठीक है, डेविएशन निकाल लिया, डी स्लैश निकाल लिया, एफ डी निकाल लिया, एफ डी स्लैश निकाल लिया और एफ डी स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, तो डेविएशंस निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट क्लास मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लिया, डेविएशंस फ्रॉम एन आर्बिट्ररी चूजन वैल्यू जस्ट लाइक इन द अज्यूम मीन मेथड। इन दिस एग्जांपल डेविएशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द वैल्यू 40, तो हमने 40 से डेविएशन लिया है, कॉमन फैक्टर हमारा 5 हो गया है। ठीक है, डिवाइड द डेविएशन बाय ए कॉमन फैक्टर, तो डेविएशन को हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड किया तो 25 को तो 5 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 15 को तो 3 आ गया हमारा, फिर यहाँ पे 5 4 जो 20 हो गया, 5 7 जो 35 हो गया। ठीक है, तो हमने इससे डिवाइड कर दिया, फिर एफ डी स्लैश निकाल दिया, एफ और डी को मल्टीप्लाई करके 5 5 25, 3 8 जो 24। ठीक है, उसी तरीके से 8 4 जो 32, 3 7 जो 21, और फिर हमने एफ डी स्क्वायर निकाल लिया, तो हमारी वैल्यूज आ गई। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया वैल्यू को, सिग्मा एफ डी स्लैश स्क्वायर सिग्मा एफ, यहाँ पे एफ डी स्लैश हो जाएगा, उसमें केवल एफ डी था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखेंगे तो वही सेम आ रहा है 17.168। तो चाहे जिस भी फॉर्मूले से हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, आंसर हमारा तीनों ही केस में सेम आएगा सीरीज का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेम है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ कमेंट्स दिए गए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सबसे ज्यादा यूज करने वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, क्योंकि ये ऑल वैल्यूज पे बेस्ड होता है। देयरफॉर ए चेंज इन इवन वन वैल्यू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारी किसी भी एक वैल्यू में अगर चेंज होगा तो वो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन सर्टेन एडवांस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, तो ये हमारी बहुत सी एडवांस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो हमारे जो मेजर्स या टाइप्स ऑफ मेजर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपके एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं और दूसरे आपके रिलेटिव मेजर्स होते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजर्स ऐसे मेजर्स होते हैं जिसमें जो डेटा होता है वो जिस यूनिट में होता है उसी यूनिट में हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यानी उसका आंसर भी उसी यूनिट में निकलता है। अगर केजी में आपका डेटा दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी केजी में निकलेगा, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में ही निकलेगा। वो हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी यूनिट्स चेंज नहीं होती, ब्रिटिश जैसा हमारा डेटा होता है वैसा हमारा रिजल्ट निकल के आता है। तो अगर हम रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो रिलेटिव मेजर्स ऐसे मेजर्स होते हैं जिसमें हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, वो कोई जरूरी नहीं है कि जिस यूनिट की वैल्यू हो उसी यूनिट में उसका आंसर आए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी बुक में हमारा क्या दिया हुआ है। तो ऑल द मेजर्स डिस्क्राइब सो फार आर एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो अभी तक जो हमने मेजर्स पढ़े हैं वो सब हमारे क्या थे, एब्सोल्यूट मेजर्स थे डिस्पर्जन के। दे कैलकुलेट अ वैल्यू विच एट टाइम्स इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, तो वो ऐसी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे जिसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टू डेटा सेट्स, तो सेट ए और सेट बी के दो डेटा सेट्स हैं हमारे पास। सपोज द वैल्यूज इन अ सेट ए आर द डेली सेल्स रिकॉर्ड, तो जो सेट ए की वैल्यू है वो डेली सेल्स रिकॉर्ड है बाय एन आइसक्रीम वेंडर। विल सेट बी हैज द डेली सेल्स ऑफ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर, और जो सेट बी है उसमें जो डेटा है वो बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका है। ठीक है, उसके डेली सेल्स का है। रेंज फॉर सेट ए इज 500 वेयर एज फॉर सेट बी, तो हमारी जो रेंज है वो सेट ए के लिए 500 आ रही है, जबकि जो हमारी सेट बी है उसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 30,000।
द वैल्यू ऑफ रेंज इज मच हाइयर इन सेट बी। तो देख रहे हैं हम कि हमारी जो सेट बी है उसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि 30,000 आ रही है, और जो हमारा सेट ए है उसमें केवल 500 आ रही है। कैन यू से दैट द वेरिएशन इन सेल्स इज हाइयर फॉर द डिपार्टमेंटल स्टोर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहां पे सेल्स का वेरिएशन काफी हाइयर होता है। इट कैन बी इजिली ऑब्जर्व दैट द हाइएस्ट वैल्यू इन सेट ए इज डबल द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू सेट ए की है वो डबल द स्मॉलेस्ट वैल्यू से, वेयर एज फॉर द सेट बी इट इज ओनली 30% हाइयर। जबकि सेट बी में अगर हम देखें तो उसमें केवल 30% हाइयर है। तो हमारा ये जो एब्सोल्यूट मेजर है ये हमें क्या देता है, एब्सोल्यूट मेजर में गिव मिसलीडिंग आइडियाज। तो ये हमें मिसलीडिंग आइडियाज देता है, यानी हमें ये मिसलीड करने की कोशिश करता है अबाउट द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, स्पेशली व्हेन द एवरेजेस डिफर सिग्निफिकेंटली। तो जब हमारे एवरेजेस डिफरेंट होते हैं तो ये हमारे वेरिएशन में जो है मिसलीडिंग करने की कोशिश करता है, मतलब वो मिसलीड करता है हमें, ठीक है, जो हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं। आगे देखते हैं, अनदर वीकनेस ऑफ एब्सोल्यूट मेजर इज दैट दे गिव द आंसर इन द यूनिट्स इन विच ओरिजिनल वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन जिस यूनिट में दिए हुए हैं उसी यूनिट में उसके आंसर भी आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली इफ द वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स द डिस्पर्जन विल ऑल्सो बी किलोमीटर। तो अगर किलोमीटर में वैल्यू दी है तो हमारा डिस्पर्जन भी किलोमीटर में आएगा, ठीक है। हाउएवर इफ द सेम वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, तो अगर हमारी वैल्यू मीटर्स में है तो हमारा जो एब्सोल्यूट मेजर होगा वो मीटर्स में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन विल अपीयर टू बी 1000 टाइम्स। तो वैल्यू हमारे जो डिस्पर्जन की वैल्यू होगी वो 1000 टाइम्स अपीयर करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो अगर हमको इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैन बी यूज। तो उस केस में हम रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का यूज करते हैं। ईच एब्सोल्यूट मेजर हैज अ रिलेटिव काउंटर पार्ट। तो हर एब्सोल्यूट मेजर के रिलेटिव काउंटर पार्ट होते ही हैं, ठीक है। दस फॉर रेंज देयर इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेंज विच इज कैलकुलेटेड एज। तो अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज में हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना होता है। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने का, जबकि हमारा रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि लार्जेस्ट वैल्यू में से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारी रेंज निकल आती है। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिमिलरली फॉर क्वार्टाइल डेविएशन इट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज। तो अगर हमें क्यूडी का कोफिशिएंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ठीक है। अगर क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है Q3 माइनस Q1, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। चलिए आगे देखते हैं, फॉर मीन डेविएशन। तो अगर मीन डेविएशन की बात करें तो उसका कोफिशिएंट कैसे निकलता है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो अगर हम मीडियन के थ्रू निकाल रहे हैं तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन कर देंगे, और अगर हम मीन के थ्रू निकाल रहे हैं तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर देंगे हम, ठीक है। तो वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल जाएगा। Thus, if mean deviation is calculated on the basis of the mean, it is divided by mean. तो उस केस में हम mean से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। If a median is used to calculate mean deviation, it is divided by the median. For standard deviation, the relative measure is called coefficient of variation. Standard deviation की केस में relative measure क्या होता है, coefficient of variation. तो इसका कैलकुलेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज टर्म्स। तो अगर हम रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो यूजुअली ये परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सिंस रिलेटिव मेजर्स आर फ्री फ्रॉम द यूनिट्स। तो ये यूनिट से फ्री होते हैं, इनमें यूनिट का कोई चक्कर नहीं होता। In which the values have been expressed, they can be compared even across different groups having different units of measurement. तो इसमें चाहे जो वैल्यू एक्सप्रेस हो किसी भी यूनिट में हो, हम उसको डिफरेंट यूनिट्स के मेजरमेंट से जो है कैलकुलेट या कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट का कोई टेंशन नहीं होता रिलेटिव मेजर्स में। तो आई होप आपको एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व भी हमारा एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन है।
द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस सो फार, तो अभी तक हमने जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस किए थे वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज से कैलकुलेट होते थे, और अब हम बात करने वाले हैं कर्व की, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राफिकल मेजर होता है। एक ग्राफिकल मेजर्स कॉल्ड लॉरेंस कर्व इज अवेलेबल फॉर एस्टिमेटिंग इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारा एक मेजर है जो कि है क्या, लॉरेंस कर्व, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। You may have heard of a statement like top 10% of the people of a country earn 50% of the national income, will top 20% account for 80%, ठीक है। तो ऐसा हमने कभी सुना ही है। An idea about income disparities is given by such figures। तो जो इनकम डिस्पैरिटीज का आइडिया है वो इसी फिगर से लगाया जाता है। लॉरेंस कर्व यूजेस द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन अ क्यूमुलेटिव मैनर टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी। तो जो हम क्यूमुलेटिव मैनर में अपने डेटा को मतलब दिखाते हैं उसमें ही हम लॉरेंस कर्व, उसी के बेस पे हम इनइक्वालिटीज को फाइंड आउट करते हैं लॉरेंस कर्व में। फॉर एग्जाम्पल, लॉरेंस कर्व ऑफ इनकम गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स शेयर्स ऑफ इनकम इन टोटल इनकम। तो ये एक तरह का रिलेशन बताता है। इट इज स्पेशली यूजफुल इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मेन यूजफुल ये कहाँ पे होता है, जब हमें वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी हो दो या दो से अधिक डिस्ट्रीब्यूशंस की, ठीक है। बाय ड्रॉइंग टू और मोर लॉरेंस कर्व ऑन द सेम एक्सिस। तो जब हम एक ही एक्सिस पे दो या दो से अधिक लॉरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं तब हम आपस में कंपेयर करते हैं वेरिएबिलिटी को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं लॉरेंस कर्व का। तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कैलकुलेट क्लास मिड पॉइंट टू ऑब्टेन कॉलम 2 ऑफ टेबल 6.4। तो हमें सबसे पहले क्लास का मिड पॉइंट निकालना होता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो हमने क्लास का मिड पॉइंट निकाला है। तो 0 से 5000 का मिड पॉइंट 2500 हो जाएगा, 15000 का 7500 हो जाएगा, 30000 का 15000 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने सबकी मिड पॉइंट निकाली है। और फ्रीक्वेंसी तो हमारी दी ही होती है क्लास की। अब इसकी हमें टोटल इनकम निकालनी है। तो टोटल इनकम निकालने के लिए, जो कि हमारा 4th है, टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से। तो 5 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500 आएगा। 7500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75000 आ जाएगा। तो उसी तरीके से सारी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। लास्ट में हमारे पास 50 के लिए कोई मल्टीप्लाई करने के लिए वैल्यू नहीं बची है। तो लास्ट वाला हमारा क्या हो जाता है, ओवरऑल टोटल हो जाता है। तो इसका सम हो गया है हमारा 9,72,500, ठीक है। आप देख भी लीजिए तो यही आएगा टोटल, ठीक है। उसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाला है, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम निकाला है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि स्टेप क्या है कि कैलकुलेट द एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच क्लास। तो टोटल इनकम हमने कैलकुलेट की है, वो भी कैसे, फ्रीक्वेंसी को उसके मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी ईच क्लास को परसेंटेज में निकाला है टोटल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, प्रिपेयर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव इनकम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव इनकम को प्रिपेयर किया है। चलिए देखते हैं कैसे प्रिपेयर किया है। ये लेस देन फ्रीक्वेंसी हमारी लेस देन ये है, ये क्यूमुलेटिव इनकम ये है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ये है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टडिंग द लॉरेंस कर्व। तो अब हम लॉरेंस कर्व को स्टडी करने जा रहे हैं। लॉरेंस कर्व हमारा इसी शेप में होता है, तो ये दिख रहा होगा आई होप आपको। तो लॉरेंस कर्व का क्या मतलब होता है कि ये आपकी एक एक्स एक्सिस पे ये लाइन खिंच जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इससे ये जो हमारा ये कर्व है, जो वैल्यूज हमने इसमें दिखाई है, ये से जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा हमारा डिस्पर्जन होगा, ठीक है। उतनी इनइक्वालिटीज होगी। जैसे ये इतना दूर है तो इसका डिस्पर्जन इतना है, ये इतना दूर है तो इसका डिस्पर्जन इतना है, ये इसके बराबर है तो मतलब नो डिस्पर्जन या 0 डिस्पर्जन है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको हम देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया भी है कि OE इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। OE को हम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। OE जो ये आपकी लाइन है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है पूरे लॉरेंस कर्व की, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है, सिंस इट वुड इम्प्लाई सिचुएशन लाइक टॉप 20% ऑफ पीपल अर्न टॉप 20%, ठीक है। टॉप 20% पीपल अर्न 20% of total income and top 60% earn 60% of total income. The further line curve OABCDE from this line OABCED, ये है OABCDE,
ठीक है, जिससे हमारा डिस्पर्जन दिखाया जा रहा है, जो हम डेटा के अकॉर्डिंग बनाया है हमने कर, वो है ये। तो QD इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एज इट इज, सॉरी ये तो कंक्लूजन पे पहुंच गया है। फ्रॉम दिस लाइन द ग्रेटर इज इन द इक्वालिटी प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बताता है कि हमारी लाइन जितनी दूर रहेगी लॉरेंस कर्व के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, उतना हमारा इनइक्वालिटीज प्रेजेंट होगी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल ये लॉरेंस कर्व है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे ये वाली लाइन जो डेटा हम दिखा रहे हैं वो जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा हमारा डिस्पर्जन या इनइक्वालिटी रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ देयर आर 2 और मोर कर्व्स ऑन द सेम एक्सिस, तो अगर एक ही एक्सिस पे हमारे दो से अधिक कर्व बने होते हैं, द वन विच इज द फर्थेस्ट फ्रॉम लाइन OE हैज द हाईएस्ट इनइक्वालिटी, जो जितना ज्यादा दूर रहता है उसकी इनइक्वालिटी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर के फाइनली कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। ऑल्दो रेंज इज द सिंपलेस्ट टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि सबसे ज्यादा आसान रेंज को कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसमें हम लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारा रेंज निकल आता है। इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, लेकिन ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अनड्यूली अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, QD इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, लेकिन हमारा क्वार्टाइल डेविएशन एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, एज इट इज बेस्ड ओनली मिडिल 50% ऑफ द डेटा, क्योंकि ये हमारे डेटा के 50% पे ही बेस होता है। हाउएवर इट इज मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट MD एंड SD, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बोथ आर बेस्ड अपॉन डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर एवरेज। तो ये हमारे एवरेज पे बेस्ड होते हैं। मीन डेविएशन कैलकुलेट एवरेजेस ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज, मीन डेविएशन में हम एवरेजेस से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, बट इग्नोर साइंस ऑफ डेविएशंस, लेकिन हम उसमें साइंस जो साइंस होते हैं डेविएशंस के उसको इग्नोर करते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यूज को भी हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर अपीयर्स टू बी अनमैथमेटिकल, तो इसीलिए ये अनमैथमेटिकल लगता है क्योंकि हम माइनस के साइन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अटेम्प्ट्स टू कैलकुलेट एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसमें हम एवरेज डेविएशन मीन से कैलकुलेट करते हैं, लाइक MD मीन डेविएशन की तरह। इट इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज एंड इज ऑल्सो अप्लाइड इन मोर एडवांस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स। ये जो है ऑल वैल्यूज पे बेस्ड होता है और इसको हम बहुत सी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हम ये भी बोलते हैं कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं। तो आई होप आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो ये आपका चैप्टर 6 था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सारे पार्ट्स सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।